हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ये भी आप मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए तथा इन दोनों उद्देश्यों में समन्वय को समझाएं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के अंदर जो है कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और तीसरा है शिक्षा के व्यक्तिक व सामाजिक उद्देश्य किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन नंबर कानपुर, ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है ये कानपुर में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार में ही समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए और बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्या है कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। तो इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। प्राचीन समय में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य को उस समय के विद्वानों का काफी समर्थन प्राप्त रहा है। आधुनिक युग में भी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति के कारण इस उद्देश्य पर विशेष बल दिया जाने लगा है। आधुनिक समय में इस उद्देश्य के प्रमुख समर्थकों के नाम है रूसो, फ्राबेल, पेस्टोलॉजी, नन आदि। नन के अनुसार शिक्षा की ऐसी दिशाएं उत्पन्न होनी चाहिए जिसमें व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन का अपना मौलिक योगदान दे सके। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे है कि शिक्षा अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकती है जब राज्य, समाज तथा शिक्षा संस्थाएं सभी इस दिशा में प्रयत्न करें। देखो, यूनेस्को ने व्यक्तित्व का अर्थ आध्यात्मिक व्यक्तित्व से लगाया है। उसके मतानुसार आध्यात्मिक व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व जन्मजात नहीं होते वरन उन्हें प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तिक उद्देश्य का अर्थ श्रेष्ठ व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। रॉस के अनुसार शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का अर्थ जो हमारे स्वीकार करने के योग्य है वह केवल यह है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। देखिए, चलिए, तो ये क्या कह रहा है कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या है कि मतलब प्राचीन समय में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य में व्यक्तिक मतलब होता है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल उद्देश्य जो होते थे, एम्स जो होते थे, वो उस समय जो विद्वान थे वो काफी इस चीज का समर्थन करते थे, बहुत सपोर्ट उस टाइम में इंडिविजुअल एम्स को एजुकेशन के अंदर प्राप्त था। ठीक है, अब आधुनिक युग में भी इस मनोविज्ञान की प्रगति के कारण, मनोविज्ञान का जो प्रगति हो रहा है शिक्षा में, उसके कारण इस उद्देश्य पर विशेष बल दिया जाने लगा है। पहले मतलब आधुनिक युग में इस पर ज्यादा विशेष बल नहीं दिया जाता था, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रगति के कारण जब मनोविज्ञान के प्रगति का ज्यादा विशेष महत्व दिया जाता है तो उसके अनुसार इस पर ज्यादा बल दिया जाने लगा है। आधुनिक समय में इस उद्देश्य के प्रमुख समर्थक जो है, मतलब अभी के जो समर्थक है जो कि इंडिविजुअल एम्स को एजुकेशन के अंदर ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो है रूसो, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी और नन। ये 3 हैं और भी हैं। तो और नन क्या कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कि शिक्षा की ऐसी दशाएं उत्पन्न होनी चाहिए, मतलब शिक्षा का ऐसा स्टाइल होना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। व्यक्तित्व मतलब इंडिविजुअल, मतलब उसकी व्यक्ति के अंदर का जो पर्सनैलिटी है उसका पूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है, और व्यक्ति मानव जीवन का अपना मौलिक योगदान दे सके।
और जैसे कि जब वो अपने इंडिविजुअल स्किल्स को, एम्स को एक अच्छे पैमाने पर अच्छी दिशा में लगाएगा तो क्या होगा, मानव जीवन में अपने मौलिक जो योगदान है, मौलिक योगदान देने के वो समर्थन कर सकेगा, उसका योगदान वो अपने लाइफ में दे सकेगा। ठीक है। शिक्षा अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकती है जब राज्य, समाज तथा शिक्षा संस्थाएं सभी इस दिशा में प्रयत्न करें। देखो, शिक्षा तभी तो डेवलप करेगा जब राज्य, समाज और शिक्षा संस्थाएं जो है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर और बहुत सारे ऐसी जगह, ये सब एक साथ मिल करके एक ही दिशा में जब एक ही चीज को प्रमोट करेंगे, ज्यादा अच्छा मतलब ज्यादा अच्छा बढ़ाने का कोशिश करेंगे, दिशा में एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो जो है कि शिक्षा का जो है कि विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। ठीक है। तो इसी के लिए जो है कि शिक्षा अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकता है ना, तब जब हम सब एक साथ मिल करके, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो संस्थाएं हो, चाहे वो लोग हो, हाँ, सबको एक साथ मिल करके जब शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे एक ही दिशा में, तभी शिक्षा का विकास हो सकेगा। यूनेस्को ने व्यक्तिगता का अर्थ आध्यात्मिक व्यक्तिगता से लगाया है, आध्यात्मिकता से लगा दिया है। ठीक है। अध्यात्म व्यक्ति होते थे ना, उसी तरह से आध्यात्मिक व्यक्तिगता से उनका पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। ठीक है। उसके मतानुसार आध्यात्मिक व्यक्तिगता एवं व्यक्तित्व जन्मजात नहीं होते, वरन उन्हें प्राप्त किया जाता है। मतलब कि आध्यात्मिकता उनको, जो यूनेस्को के अनुसार व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिकता होती है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको वो जन्मजात नहीं होते हैं, उनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है। प्राप्त कैसे करेंगे, जब हम इस चीज को सीखेंगे कि शिक्षा के अंदर जो इंडिविजुअल एम्स जो एजुकेशन के अंदर रखा गया है, व्यक्तिगत उद्देश्य रखा गया है, उसके अंदर उस जो है कि आध्यात्मिकता को भी होना चाहिए। शिक्षा इंसान प्राप्त करे, उसके साथ साथ वो आध्यात्मिक भी हो। ठीक है। तो ये जो है कि उस जिसके कारण व्यक्ति जो है कि अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को विकास कर सके, वो अपने पर्सनैलिटी का जो है कि अपने अंदर, अपने पर्सनैलिटी के अंदर आध्यात्मिकता लाए। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जन्मजात नहीं होता है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू से एक मतलब कि कोई गुण लेकर करके पैदा नहीं होता है। वो जैसे जैसे जिस माहौल में रहता है, जिस तरह के वातावरण में रहता है, वो उस तरह का जो है कि तरीका सीख जाता है, आचरण सीख जाता है, चरित्र उसका वैसा होता है, पर्सनालिटी उसकी और वैसी होती है, और धीरे धीरे उस चीज में उसका विकास होता है। तो आध्यात्मिकता का इसीलिए यूनेस्को का कहना है कि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक गुण होना चाहिए ताकि इंसान के अंदर अच्छे चरित्र का विकास हो सके। ठीक है। अब क्या है कि इस प्रकार व्यक्तिक उद्देश्य का अर्थ श्रेष्ठ व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। रॉस के अनुसार शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य, ठीक है, रॉस के अनुसार क्या है कि शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का अर्थ जो हमारे स्वीकार करने के योग्य है, मतलब शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य जो इंडिविजुअल उद्देश्य है वो हमारे स्वीकार करने के योग्य है, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। इस तरह का है उसका उद्देश्य कि हम उस उद्देश्य को स्वीकार कर सकते हैं। वह केवल यह है वो उद्देश्य क्या है कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास। क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का उसके अंदर विकास होना चाहिए। मतलब पर्सनालिटी जो होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उस इंसान की पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट है, और उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जो है कि वो इंसान अपने अंदर आध्यात्मिकता का विकास करे। मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे कि एक टीचर है, ठीक है,
तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक टीचर के जैसी है एकदम। मतलब कि आचरण और क्या बोलते हैं, अपने पूरे इसके साथ रहना, एक टाइम टेबल उसका फिक्स होता है, और हर चीज में एक अनुशासन उनके लाइफ में होता है बना हुआ। ठीक है, तो ये उनकी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, और उस पर्सनैलिटी के अंदर वो क्या लाएंगे, आध्यात्मिकता लाएंगे। ठीक है, आध्यात्मिकता लाने का मतलब ये है कि और वो उस पर्सनैलिटी में अपने अंदर जो गुण है उसका और विकास करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास वो अपने अंदर कर लेंगे। ठीक है, अब है व्यक्तिक उद्देश्य के रूप। व्यक्तिक उद्देश्य के रूप क्या है, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य के दो रूप हैं, एक आत्म अभिव्यक्ति और आत्मानुभूति। ठीक है, आत्मा अभिव्यक्ति और आत्मानुभूति। ठीक है, आत्मा अभिव्यक्ति के समर्थक विद्वान आत्म प्रकाशन का बल देते हैं, अर्थात व्यक्ति को अपने कार्य या व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, भले ही उसे दूसरों को हानि पहुंचे। मतलब कि अपने अपने व्यक्ति को आत्माभिव्यक्ति मतलब अपने मन में जो भी आए उसको करने का हमको आजादी होना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, भले ही इसमें दूसरे को कोई भी हानि पहुंच जाए। ये आत्माभिव्यक्ति है। लेकिन इस विचार को ठीक मान लेने का अर्थ होगा व्यक्ति को आदि काल में पहुंचा देना अथवा व्यक्ति को पशु के समान बना देना। ठीक है, देखो मतलब जो मेरे मन में आएगा हम वही करेंगे, और जिससे कुछ भी गलत अगर हम कर रहे हैं तो छोड़ दो भाई, मेरी स्वतंत्रता मेरे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुमको इससे क्या मतलब। तो ये बात है। ठीक है, लेकिन ये इससे क्या है, ये तो हानि वाला काम है कि मतलब कि हम आगे पीछे किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे लिए ये सही है तो हम यही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम जो भी कभी भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी काम करते हैं तो अपने साथ साथ अपने परिवार के भी बारे में सोचते हैं। ठीक है, आस पड़ोस अपने समाज के भी विकास के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोच करके कोई काम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, तो इससे दूसरे को हानि होगा, ये सही नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन इस विचार को ठीक मान लेने का अर्थ होगा क्या, मतलब अगर हम इस विचार को सही मान लेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति को आदि काल में पहुंचा देना। आदि काल मतलब कि पुराने जमाने में, यानी कि जैसे पहले जमाने में जो टीचर लोग होते थे वो क्या करते थे कि जो स्टूडेंट होते थे पहले क्या था, वो टीचर जो है कि सेंटर में होते थे और उन्हीं का सारा कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता था। मतलब कि बच्चे लोगों को मारना पीटना या फिर कुछ भी दंड देने का पूरा उनको अधिकार होता था, वो कुछ भी कर सकते थे बच्चे लोगों के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब जो है कि शिक्षा एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। अब जो है कि जो अगर ये जो है पाठ्यक्रम भी बनता है तो क्या किसके अकॉर्डिंग बनता है, बच्चे के अकॉर्डिंग बनता है, उनके सोच समझने के अकॉर्डिंग चलता है, उनके चॉइस को मद्देनजर रखते हुए ही कोई भी सिलेबस बनाया जाता है। ठीक है, तो और पढ़ाई भी अपने बच्चे के हिसाब से ही कराई जाती है। जिस तरह का जिस क्लास में जिस तरह का बच्चा होता है उस तरह से उनको पढ़ाने के लिए उस तरह का टीचर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट का पढ़ाई है उस तरह के टीचर को भी रखा जाता है। ठीक,
तो ये और अगर हम पहले जमाने में अगर हम यही जो है कि क्या बोलते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य को आत्माभिव्यक्ति के अनुसार चलेंगे तो हम वही पुराने जमाने में पहुंच जाएंगे, जहां पर जो है कि कुछ भी मतलब कि बच्चों को व्यक्ति को जो है कि पशु के समान बना दिया जाता था। जाओ भाई वहां जाओ, लकड़ी चुन करके लाओ, खाना पकाओ, जो छात्रावास में इस तरह का होता था पहले जमाने में, और पेड़ के नीचे बैठा दिया जाता था और वहीं पर उसको शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अब क्या होता है, एक अच्छा वातावरण दिया जाता है, एक अच्छे जगह पर स्कूल बनाया जाता है जहाँ का वातावरण बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा होता है। बहुत सारी फैसिलिटियाँ उपलब्ध कराई जाती है बच्चों को, जिससे कि बच्चे का मन भी लगे स्कूल आने में और बच्चा आराम से अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे कि आत्मानुभूति। अब आत्मानुभूति का क्या मतलब होता है? आत्मानुभूति आत्माभिव्यक्ति से भिन्न है। आत्माभिव्यक्ति में स्व मतलब सेल्फ से अभिप्राय होता है, जैसे मैं उसे जानता हूँ, लेकिन आत्मानुभूति में स्व से आशय होता है, जैसे मैं उसका होना चाहता हूँ। क्या बोला कि आत्मानुभूति आत्माभिव्यक्ति से भिन्न होता है। आत्मानुभूति क्या होता है? आत्म अनुभूति मतलब आत्मानुभूति को अगर हम तोड़े, उसका संधि विच्छेद करें तो आत्म अनुभूति होता है। आत्म अनुभूति का मतलब होता है आत्मा से हम उसके किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, आत्मानुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं किसी के बारे में। आत्मा से अनुभव करना आत्मानुभूति होता है। ठीक है, देखो ये इसका मतलब आपको इसी तरह से समझ में आएगा। और आत्म अभिव्यक्ति मतलब आत्मा से अपने अभिव्यक्ति के बारे में, अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर अपने सोच को, अपने अभिव्यक्ति को विकास करना। ठीक है, तो ये खुद का हो गया, ये सेल्फ हो गया आत्माभिव्यक्ति। और आत्मानुभूति मतलब ये दूसरे के बारे में सोच रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया है कि आत्माभिव्यक्ति में स्व यानी कि स्व सेल्फ से अभिप्राय होता है, जैसे मैं उसे जानता हूँ, मतलब मैं उसे जानता हूँ, आत्माभिव्यक्ति हो गया। और लेकिन आत्मानुभूति में स्व से अभी आशय होता है, जैसे मैं उसका होना चाहता हूँ। मतलब वो जानना और उसका हो जाना में बहुत अंतर होता है। जैसे कि अगर हम आपसे मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे रैंडमली किसी से मिल लिए तो आप उसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, लेकिन अपने दिल से उससे नहीं मिला। किस तरह से? जब आप अपने दिल से किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई आपको उस दिल से मिलता है, तभी आप क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसका होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आत्मानुभूति का मतलब कि इंसान किसी के बारे में दिल से सोचे। ठीक है, मेन बात यह है। और आत्माभिव्यक्ति का मतलब होता है कि इंसान मतलब कि खुद के बारे में ज्यादा सोचे, किसी और के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब आत्माभिव्यक्ति में स्व व्यक्ति का मूर्त स्व है, जबकि आत्मानुभूति में स्व आदर्श स्व होता है, जिसके विषय में हम कल्पना करते हैं। हाँ, जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। मतलब कि हाँ भाई, कोई जैसे कि आत्माभिव्यक्ति में स्व मतलब कि खुद, आत्माभिव्यक्ति में स्व का मतलब क्या था, खुद, व्यक्ति का मतलब कि स्व का मतलब क्या यहाँ पर लिखा है, व्यक्ति का मूर्त स्व है, जबकि आत्मानुभूति में स्व आदर्श स्व होता है। ठीक है, जिसके विषय में हम कल्पना करते हैं। मतलब कि आदर्श के अनुसार अगर हमसे कोई दिल से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उससे दिल से ये मान लेते हैं कि हाँ हम उसके होना चाहते हैं, कल्पना कर लिया। ठीक है, तो आत्माभिव्यक्ति में समाज के लाभ या हानि के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि एडम्स के शब्दों में आत्मानुभूति के आदर्श में स्व समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आत्माभिव्यक्ति और आत्मानुभूति में जो बात है कही गई है वो ये है कि आत्मानुभूति का मतलब होता है
आत्मा आत्माभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि वो खुद के बारे में ज्यादा सोचेगा, और आत्मानुभूति का मतलब होता है कि वो दूसरों के बारे में, खुद के साथ साथ दूसरों के भी बारे में सोचता है, दूसरे ही के बारे में ज्यादा सोचता है। ठीक है, और उसी से जब कोई अपने साथ साथ दूसरे के भी बारे में ज्यादा मतलब सोच करके ही कोई डिसीजन लेता है, तो वो क्या होता है, वो अच्छा होता है। वो सबके बारे में सोच रहा है, तो उससे क्या होगा कि समाज का, शिक्षा का, सभी का विकास होगा। ठीक है, अब आगे दूसरा पॉइंट क्या है कि व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में तर्क। व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है और उसके पक्ष में तर्क क्या रखा गया है। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का व्यक्तिक विकास होना चाहिए। मतलब शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि व्यक्ति का व्यक्तिक विकास होना चाहिए। व्यक्ति मतलब इंसान का व्यक्तिक विकास, व्यक्तिक मतलब उसके पर्सनैलिटी का भी, मतलब पढ़ा है तो उसके पर्सनैलिटी में तो चेंज आता है ना। कोई भी कैसे बोलता है कि मतलब पढ़ने के बाद देखो उसके पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया है। मतलब कुछ बनने के बाद, ऑफिसर बनने के बाद, कुछ अच्छा करने के बाद देखो उसके पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया है, कितना स्मार्ट हो गया है बंदा, देखने से ही पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या मतलब हो गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति का व्यक्तिक विकास होना, मतलब व्यक्ति के अंदर उसके पर्सनैलिटी का डेवलप होना। ठीक है, क्योंकि संसार में सभी श्रेष्ठ रचनाएं व्यक्ति के स्वतंत्र प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हुई है। क्योंकि संसार में जितनी भी रचनाएं हैं वो व्यक्ति के स्वतंत्र प्रयत्नों, मतलब व्यक्ति के लिए ही किया गया है। समाज का विकास, संसार का जो निर्माण किया गया है वो किस लिए किया गया है कि व्यक्ति अपने स्वतंत्र वातावरण में अपने प्रयत्न के परिणाम स्वरूप अपने जो भी काम कर रहा है उसके प्रयास, जो भी वो प्रयास उस लाइफ में कर रहा है और उससे जिससे उसको जो भी अचीवमेंट मिल रहा है वो उससे उसका अपने पर्सनैलिटी का धीरे धीरे और ज्यादा उसका विकास करता है। ठीक है, दूसरा है जनतंत्रीय व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। ठीक है, जनतंत्रीय व्यवस्था है। जनतंत्रीय मतलब कि लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक सब एक ही है। उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वो चीज बल देती है। जब हमारा देश आजाद हो गया, हमको फुल जो है कि अब आजादी मिल गई कि अब हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कहीं भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। तो ये सब चीज क्या है, हमें हमारे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर ऐसी दिशाओं का निर्माण किया जाए जो उसके स्वतंत्र वातावरण में सहायक हो। मनोविज्ञान क्या कह रहा है कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में, मतलब कि जो भी व्यक्ति के जो मेन जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी दिशाओं का निर्माण करना चाहिए जिसे उसके स्वतंत्र विकास में सहायता हो, जिससे वो अपने जिससे कि उसका विकास स्वतंत्रता पूर्वक हो सके। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा नंबर है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति और सभ्यता को व्यक्ति ही विकसित करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं, अतः शिक्षा में व्यक्तिगत विकास का ही समर्थन किया जाना चाहिए। देखो, समाज और समाज की प्रत्येक समाज की संस्कृति और सभ्यता को किस तरह से विकसित किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। आज हमारी पीढ़ी पढ़ी लिखी है तो जितना इस लेवल पे है, आगे चल करके जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उसका लेवल कुछ और भी आगे बढ़ेगा, फिर उसके और बढ़ेगा उसे। तो इससे क्या होगा, मतलब हर पीढ़ी बाय पीढ़ी हमारे जो है कि सभ्यता और संस्कृति का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ शिक्षा का भी विकास होगा। हाँ, शिक्षा में व्यक्तिगत विकास का ही समर्थन किया जाना चाहिए। इसलिए कहा गया कि शिक्षा में व्यक्तिगत विकास का समर्थन किया जाना चाहिए। मतलब कि शिक्षा है ही इसलिए कि व्यक्ति जब पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बन जाता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास किया हो। व्यक्तित्व के विकास के कारण ही व्यक्ति का जो है कि शिक्षा के कारण ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, मेन पॉइंट यही है। व्यक्ति समाज की इकाई है,
व्यक्ति क्या है, समाज की इकाई है। हमारे मतलब कि हम लोग क्या है, बहुत सारे लोग से मिल करके एक समाज बनता है, और उस समाज के इकाई कौन है, एक व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति एक एक व्यक्ति मिलकर के एक समाज बनाता है। तो व्यक्ति क्या है, समाज की इकाई है। यदि व्यक्ति को अपने पूर्ण उत्कर्ष के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं तो उसे अंतोगत्वा समाज की भी उन्नति होगी। मतलब अगर हम व्यक्ति को अपनी पूर्ण उत्कर्ष के लिए अवसर, मतलब अगर हम व्यक्ति को पूरी आज़ादी दे रहे हैं, उसको अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसके जो भी वो करना चाहता है, जो भी उसके शिक्षा के लिए जो भी हम जो भी जो भी समस्याएं हैं, शिक्षा से रिलेटेड जो भी समस्याएं, उस समस्याओं को समाप्त कर करके उसको पूरी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और उसमें शिक्षा के साथ साथ उसके पर्सनैलिटी का भी विकास किया जा रहा है। क्या हो रहा है कि आजकल स्कूल कॉलेज में जो है कि अलग से काउंसलिंग किया जाता है। ठीक है ना, काउंसलिंग किया इसलिए जाता है कि बच्चा जिस भी स्किल्स में अच्छा है, जिससे उसकी जो है कि स्किल्स, जो भी उसकी जो रुचि है, क्षमता है, कैपेसिटी है, योग्यता है, एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है कि काउंसलिंग दिया जाता है, ताकि वो नेक्स्ट जब दूसरे क्लास स्कूल कॉलेज में जाए तो वो उस ही हिसाब से अपने आगे के पढ़ाई को करे। हाँ, तो ताकि वो और आगे अच्छा कर सके। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे शिक्षा के अंदर इस चीज़ की स्वतंत्रता हमें मिल रही है, ताकि हम अपने पर्सनैलिटी का विकास कर सकते हैं। ठीक है, नन के शब्दों में व्यक्तिगत जीवन का आदर्श है। शिक्षा की किसी भी योजना का महत्व उसकी उच्चतम व्यक्तिक श्रेष्ठता का विकास करने की सफलता से आंका जाना चाहिए। ठीक है, क्या है कि नन कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन का आदर्श है। वह हमारे अंदर अगर अच्छा गुण नहीं होगा तो हमारे अंदर कोई आदर्श वाली बात ही नहीं रहेगी। हम किसी के लिए कोई आदर्श भाव नहीं रखेंगे, है ना। तो क्या है, व्यक्तिगत जीवन का आदर्श होना चाहिए। हर किसी के अंदर एक जीवन में आदर्श का गुण होना चाहिए। शिक्षा की किसी भी योजना का महत्व उसकी उच्चतम व्यक्तिगत श्रेष्ठता का विकास होने की सफलता से कहा जाता है। जब व्यक्ति किसी ऊंचे लेवल पे पढ़ लिख के पहुंच जाता है तो उससे उसके क्या चीज को समझ में आता है। जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि पढ़ लिख के जब कोई अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, ऑफिसर बन जाता है, तो उससे क्या कहते हैं कि देखो ये इसका पर्सनैलिटी ही देख के समझ में आता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है। हाँ, यही बोलता है ना लोग। तो ये बात भी यही कह रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति के उद्देश्य के पक्ष में तर्क। ठीक है, व्यक्ति के उद्देश्य के विपक्ष में तर्क। विपक्ष अब क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य के विपक्ष में तर्क क्या दिया गया। मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में तो सपोर्ट मिल गया पहले बारे में पॉइंट में। अब उसके उसके विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है, ये बात है। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य से व्यक्तिवाद को बल मिलता है। देखो, किसी भी चीज का दो पॉइंट होता है, दो पहलू होता है। एक सकारात्मक पक्ष होता है और एक नकारात्मक पक्ष होता है। सकारात्मक पक्ष में तो जितनी भी उसके अंदर क्वालिटीज होंगी वो अच्छी आएंगी, और जो नकारात्मक पक्ष में कुछ जो दोष होंगे वो आएगा। ठीक है, तो हर चीज परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ हर चीज में कमियां होती हैं। तो यही है कि व्यक्तिगत उद्देश्य के विपक्ष में तर्क क्या है। अब जो चीज में विपक्ष उसके अकॉर्डिंग व्यक्तिगत उद्देश्य में किया गया वो है। शिक्षा के
शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य से व्यक्तिवाद को बल मिलता है। ठीक है, व्यक्तिक उद्देश्य से क्या होता है, व्यक्तिवाद को बल मिलता है। ज्यादातर पर्सनैलिटी को ही बल मिल गया और किसी चीज को नहीं। ठीक है, व्यक्तिक उद्देश्य समाजवादी विचारधारा के विपरीत है। मतलब कि उसकी व्यक्तिक उद्देश्य, जो व्यक्ति का उद्देश्य है, ठीक है, वो समाजवादी विचारधारा के विपरीत है। अब सब लोग तो जो भी जैसे कि अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर किसी अच्छे मतलब किसी लो स्टैंडर्ड के समाज में आकर के रहने लग जाएंगे तो वो क्या है, वो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो चाहता है कि जैसे लड़ाई झगड़ा और इस तरह का माहौल जहाँ पर रहेगा, वो खुद उस पढ़ा लिखा लोग वहाँ पर रहना नहीं चाहता है। ऐसा होता है ना कि लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपना लेबल देख करके ही जो घर वगैरह देखते हैं लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं वहां पर वो लोग रहना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यही चीज है कि व्यक्ति का उद्देश्य समाजवादी विचारधारा के विपरीत है। ठीक है, यह उद्देश्य आत्म प्रदर्शन की गलत धारणा पर आधारित है। इससे व्यक्ति में पार्श्विक प्रवृत्तियों का विकास हो सकता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक स्वरूप की उपेक्षा की गई है। मतलब सामाजिक स्वरूप की उपेक्षा की गई है कि जिस तरह का समाज होना चाहिए उस तरह का नहीं होके उसका स्वरूप दूसरे तरह का बताया गया कि उसका मतलब चारों तरफ से सिर्फ एक ही बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति को विकास होना चाहिए। ठीक है, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो यही बात है, इसमें ज्यादा सामाजिक स्वरूप की उपेक्षा की गई है। उसके बाद फिर हो जाएगा कि व्यक्ति को अत्यधिक स्वतंत्रता देने से अंत में सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। अगर हम किसी इंसान को ज्यादा एकदम फ्रीडम दे दिए, कुछ भी करो कुछ भी करो, तो उससे क्या होगा, आगे चल कर करके हमारा समाज जो है कि बंट जाएगा, विघटित हो जाएगा। और इससे इस विघटन की प्रक्रिया, इस समाज के बंटने की प्रक्रिया जो है कि शुरू हो जाएगी। ठीक है, व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का समर्थन करने के कारण इस उद्देश्य से व्यक्ति की तर्क शक्ति का भी ह्रास होने लगता है। अब अगर व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता है वो अगर निरंकुश है, ठीक है, निरंकुश होने के कारण समर्थन, अगर हम उस चीज को ज्यादा समर्थन करेंगे तो इसके कारण क्या होगा कि इस उद्देश्य से व्यक्ति की तर्क शक्ति, जो सोचने समझने की जो शक्ति है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो उसमें ह्रास हो जाएगा। वो खुद अच्छे से सोच नहीं पाएगा, वो खाली अपने आप को अपने व्यक्तिक पर्सनालिटी को डेवलप करने में ही ज्यादा ध्यान देगा, अपने अंदर के स्किल्स को नहीं निखारेगा। ठीक है, तो ये हो गया। वह भले बुरे तथा उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं कर सकता है। हाँ, तो और ये इसके कारण अगर उसको पूर्ण स्वतंत्रता इस तरह से दे दी जाती है तो वो अच्छे बुरे का सोच समझ अंतर क्या होता है ये नहीं कर सकेगा। ठीक है, यह उद्देश्य वास्तविक जीवन के लिए अव्यवहारिक है, क्योंकि विद्यालयों में प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत विकास के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम और विधियों की व्यवस्था नहीं की जा सकती। ठीक है, देखो ये उद्देश्य क्या है, वास्तविक जीवन के लिए अव्यवहारिक है। अगर मतलब क्या है कि वास्तविक जीवन में क्या होता है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम जिस तरह के हैं, जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, हम उसी तरह के ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। कोई भी ज्यादा अपने आप में इतना ज्यादा स्वतंत्र अपने लाइफ में नहीं है। ठीक है, हर कोई किसी न किसी तरह से बंधा हुआ है, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, चाहे वो अपने समाज के लिए हो, चाहे अपने राष्ट्र के लिए हो, देश के लिए हो, कोई भी हो। तो ये क्या है कि आत्मा भी व्यक्ति के रूप ठीक है, तो ये है कि अव्यवहारिक है। ठीक है, यह उद्देश्य वास्तविक जीवन के लिए क्या है, अव्यवहारिक है, क्योंकि विद्यालय में प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत विकास के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम और विधियों की व्यवस्था नहीं की जाती। इसके लिए विद्यालय में जो है कि पर्सनालिटी के डेवलप के लिए और उसके लिए अलग से कोई पाठ्यक्रम बनाया जाए, ये सब तो सुविधा नहीं है।
ठीक है, फिलहाल तो नहीं है। व्यक्तिगता के उद्देश्य में जहाँ तक आत्माभिव्यक्ति के रूप का प्रश्न है, उसे तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके आत्मानुभूति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति के सामाजिक विकास के पक्ष की उपेक्षा नहीं की गई है, लेकिन व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। देखो, मतलब यहाँ पर कहने का बस यही एक मतलब है कि इसमें जो विपक्ष तर्क जो है व्यक्तिगत उद्देश्य का कि अभी भी स्कूल में इतने ज्यादा जो है कि व्यक्तिगत विकास के ऊपर जो है कि बल ज्यादातर नहीं दिया गया है, जितना भी इसके लिए और अलग से कोई पाठ्यक्रम भी नहीं बनाया गया है। तो क्या है कि जो भी है, जितना भी अभी तक में दिया जाता है व्यक्तिगत विकास के लिए, लोगों के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल योग्यता को बढ़ाने के लिए, जो है कि लोग ज्यादा से ज्यादा काम इस पर कर रहे हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है अभी, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा गया है ना कि मतलब कि आधुनिक युग में पहले इस टाइप के इस पे जो है कि बल दिया जाता था प्राचीन काल में, लेकिन अब आधुनिक काल में भी इस पर जो है कि बल दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे दिया जा रहा है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब जो है कि अब ये सारा पॉइंट है। अब ये है कि व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का समर्थन करने के कारण इस उद्देश्य से व्यक्ति की तर्क शक्ति का भी ह्रास होने लगता है। वह भले बुरे तथा उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं कर सकता है। यही पॉइंट आगे भी था, जो कि सत्य असत्य के अंतर को नहीं समझ सकता, इसमें भले बुरे और उचित और अनुचित अंतर को नहीं समझ रहा है। ठीक है, यह उद्देश्य वास्तविक जीवन के लिए अव्यावहारिक है, क्योंकि विद्यालयों में प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत विकास के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम और विधियों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगता के उद्देश्य में जहाँ तक आत्माभिव्यक्ति के रूप का प्रश्न है, उसे तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, आत्माभिव्यक्ति के रूप का जो प्रश्न है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं स्वीकार कर सकते कि खुद ही इंसान अपने बारे में इतना ज्यादा स्वतंत्र हो जाए कि बस अपने ही बारे में सोचे। तो ये चीज नहीं है। आत्माभिव्यक्ति के बारे में ज्यादा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, आत्मानुभूति पर ज्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि वो सबके बारे में सोचता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि नहीं किया जाता, लेकिन उसके आत्मानुभूति के रूप को स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें व्यक्ति के सामाजिक विकास के पक्ष की उपेक्षा नहीं की गई है, लेकिन व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य जो है, हम उसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था। अब आगे है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, सोशल एम ऑफ एजुकेशन। ठीक, अब हम यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो सामाजिक उद्देश्य का अर्थ सामाजिक उद्देश्य के अनुसार समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। बैगेल और डीवी ने सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य सामाजिक दक्षता से लगाया है, लेकिन अपने अतिवादी रूप में यह उद्देश्य व्यक्ति को समाज की तुलना में निचली श्रेणी का मानता है तथा व्यक्ति के सारे अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को समाज के हाथों में सौंप देता है। इस अतिवादी स्वरूप के अंतर्गत समाज को साध्य और व्यक्ति को साधन माना जाता है, अर्थात व्यक्ति का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि हम इस उद्देश्य के अतिवादी रूप को ध्यान में न रखें तो सरल रूप में इस उद्देश्य का अर्थ होगा व्यक्ति में सहयोग एवं सामाजिक भावना का विकास करना। ठीक है, इसी सामाजिक भावना के आधार पर
भावना के आधार पर रेमंड ने लिखा था कि समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है। समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है। ठीक है, मतलब समाज विहीन जो व्यक्ति क्या है, जो समाज के साथ मिल करके नहीं रहना चाहता है, वो क्या होता है, अकेला व्यक्ति होता है। और वो अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज ही करता रहता है, मतलब अकेले ही रहना चाहता है, अपने कल्पना के साथ खोजता रहता है। ठीक है, तो ये था सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क। अब हम सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क पढ़ेंगे। तो मतलब सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में, अभी हम विपक्ष के बारे में पहले पढ़ लिए, अब हम सामाजिक उद्देश्य के पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ये व्यक्तिगत उद्देश्य के विपक्ष में तर्क था, और अब हम सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क पढ़ेंगे। व्यक्ति को अपने जीवन यापन की दृष्टि से समाज अनिवार्य है। भाई, हम कहाँ पर रहते हैं, हम समाज के साथ रहते हैं, हमको समाज में ही मिल करके रहना होता है। कोई भी इंसान कभी भी अकेले किसी समाज के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, समाज से अलग उसके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि अभी कह रहे थे कि समाज के बिना हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। समाज है तो हमारा विकास भी संभव है। अगर हम समाज से अलग रहेंगे तो ना तो हमारा विकास होगा और ना ही हम अपने परिवार का विकास है। परिवार भी एक छोटा सा समाज है। हाँ, हम अपने घर के जो लोग सदस्य के साथ रहते हैं वो भी एक समाज का एक छोटा सा अंग ही है। ठीक है, तो ये है, इसलिए समाज का हित ही व्यक्ति को सर्वोपरि रखना चाहिए। इसलिए समाज का को ही जो है कि सर्वोपरि व्यक्ति को, समाज को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। समाज ही सभ्यता वह संस्कृति को जन्म देता है जिनसे व्यक्ति संस्कारित होता है। मतलब समाज ही सभ्यता संस्कृति, समाज में जो लोग रहते हैं वही लोग तो सभ्यता और संस्कृति बनाए हैं। अलग अलग जाति धर्म के लोग, अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग, सब लोग जब एक समाज में एक साथ रहते हैं तभी तो हमारी संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, तो हमारी संस्कृति का विकास किस तरह से होता है, समाज की सभ्यता और संस्कृति को जन्म कौन देता है, व्यक्ति। समाज की सभ्यता व संस्कृति को जन्म देता है जिससे व्यक्ति संस्कारित होता है। समाज ही सभ्यता और संस्कृति को जन्म देता है। सभ्यता और संस्कृति का जो विकास होता है, जन्म होता है, वो समाज के ही लोग के द्वारा होता है, जिससे कि हम संस्कारित होते हैं। हमारे अंदर हमारा संस्कार कैसे आता है, समाज के लोग के बनाए हुए सभ्यता और संस्कृति के कारण। ठीक है, वंशानुक्रम से व्यक्ति केवल पारिवारिक प्रवृत्तियां ही प्राप्त करता है, लेकिन सामाजिक वातावरण उसे वास्तविक मानव बनाता है। देखो, वंशानुक्रम प्रगति करता रहेगा, मतलब कि एक परिवार अपनी जनसंख्या बढ़ा करके वंश अपना बढ़ाएगा, अपना जनरेशन जो है कि बढ़ाता रहेगा, तो मतलब कि उसके जनरेशन का तो विकास होगा, वंशानुक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन वो पारिवारिक प्रवृत्तियां ही प्राप्त करेगा, अपने परिवार की ही को ही बढ़ाता रहेगा। ठीक है, लेकिन सामाजिक वातावरण उसे वास्तविक मानव बनाता है। लेकिन सामाजिक वातावरण जो समाज के साथ एक साथ मिल करके रहने वाला जो काम होता है, वो क्या होता है, वो सामाजिक वातावरण वो सामाजिक वातावरण जो है उसको वास्तविक मानव बनाता है। वास्तविक मानव मतलब कि रियल मैन बनाता है। कैसे कि जैसे कि हम क्या करते हैं, हम समाज से बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं, तो हमको क्या समाज से कोई सपोर्ट मिलेगा? नहीं। हम समाज में रह करके अगर हम किसी चीज को करते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं, तो समाज के भी लोग हमको आकर के सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हुआ कि कोई भी पूजा पाठ अर्चना करा जाता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने घर में बैठ करके तो पूजा नहीं कर लेते हैं,
भाई हम आसपास के लोग को, अपने आस पड़ोस के लोग, अपने दोस्त संबंधी को भी बुलाते हैं, ताकि हमारे घर में जो भी संस्कृति सभ्यता का है उसको और चार लोग मिल करके उसको आए, समझे, सुने। और जैसे कि मोहल्ले में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम में हम और उसमें योगदान देंगे, तो योगदान दे करके ही तो हम अच्छे और रियल मानव बनेंगे। ठीक है, समाज में जो भी, जैसे कि किसी लड़की की शादी ही हो रही है, ठीक है, तो उस शादी में क्या करते हैं कि आस पड़ोस के लोग भी आकर करके हेल्प कर देते हैं। चलो भाई, किसी को कोई काम दे दिया जाता है, किसी को कोई काम दे दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि समाज में हम एक साथ मिल करके रहेंगे, तभी हम अपने अंदर के मानवता का भी विकास कर सकेंगे, हमारे अंदर सभ्यता संस्कृति का भी विकास होगा। लोग एक दूसरे के साथ मिल करके रहना जो है कि सीखेंगे। हमारी जो आगे की जनरेशन है वो भी उन सब के साथ मिल करके रहना चाहेगी, ना कि एक सिर्फ अलग अलग रह करके कोई भी अपना विकास नहीं कर सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि एक डंडा है, ठीक है, एक डंडा को जो है कि इंसान अकेले तोड़ सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल, एक अकेला डंडा आराम से तोड़ सकते हैं। लेकिन इसी तरह के अगर 4 5 10 डंडे एक साथ मिला करके हाँ बोला जाए कि चलो भाई उसको अब तोड़ो, तो कभी भी नहीं वो डंडा टूट सकता है। ये क्या है, ये एक समाज का एक बॉन्ड बनता है हमारे साथ। जब हम समाज के साथ हर जाति धर्म के लोग के साथ एक साथ मिल करके रहते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, सामाजिक बंधन बनता है, जिससे कि हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारे समाज का विकास होता है, हमारे आगे वाले जनरेशन का भी विकास होता है। हम कभी भी किसी के बारे में कुछ भी गलत कह करके समाज के लोगों के साथ ऊंच नीच का भेदभाव कर करके हम अपना कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत ही नागरिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है। ठीक है, समाज में ही व्यक्ति की विभिन्न शक्तियों का विकास होता है। सामाजिक जीवन ही व्यक्ति को नए आविष्कारों के लिए अवसर प्रदान करता है। समाज अब यही सब चीज है जो कि सामाजिक विकास करता रहता है। हमारे अंदर नागरिकता का गुण विकसित होता है, शक्ति आती है हमारे अंदर, जो कि अभी सब कुछ समझाते हैं आपको। अब दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में तर्क। अब विपक्ष में तर्क क्या हो गया कि सामाजिक उद्देश्य में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। इतिहास गवाह है कि सर्वाधिकारी राज्य युद्ध की विभीषिकाओं को जन्म देते हैं। इस उद्देश्य से व्यक्ति का मानसिक सौंदर्यात्मक चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है। मतलब कि इसे मानसिक सौंदर्य चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है। इस उद्देश्य पर आधारित शिक्षा संकुचित राष्ट्रीयता का विकास करती है। इस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। इस उद्देश्य के अनुसार समाज को मनुष्य से श्रेष्ठ समझा जाता है, जो एक गलत धारणा है। राज्य और समाज के आदर्शों के प्रचार के लिए शिक्षा के साधनों का अनुचित प्रयोग किया जाता है। यह उद्देश्य अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें बालक की व्यक्तिगत रुचियों, प्रवृत्तियों और योग्यताओं का विकास नहीं हो सकता है। इस उद्देश्य में क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव है, इसलिए कला और साहित्य में विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी पॉइंट है सब नकारात्मक, जो भी उसमें सकारात्मक देखिए एग्जाम के टाइम में आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी सकारात्मक पक्ष आपको समझ में आ रहा है, आप सकारात्मक पक्ष को उठा करके उसी के अंदर उसी तरह का नकारात्मक पक्ष आप डाल देते हैं।
बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं आराम से। बहुत सारे पन्ने भी भर सकते हैं, लॉन्ग में भी, और शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सकारात्मक पक्ष को देख लीजिए जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नकारात्मक पक्ष को देख लीजिए कि मतलब कि उसके उद्देश्य में, उसके सामाजिक विकास में उसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, निरंकुश राष्ट्र होगा, और उसके सामाजिक विकास में रुकावट आएगा, उसके अंदर उसके चरित्र का, आध्यात्मिकता का, उसके गुण का, रुचि की प्रवृत्तियों का, मतलब किसी भी चीज का विकास नहीं होगा, मतलब विकास ही नहीं हो रहा है, यही उसका दोष है। ठीक है। अब जो है कि आगे है व्यक्तिक व सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय। अब व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य, इन दोनों में क्या समन्वय है, क्या कोऑर्डिनेशन है इन दोनों के बीच में, वो हम पढ़ेंगे। तो ये है कि व्यक्ति और समाज का आपस में घनिष्ठ संबंध है। हम तो जानते हैं व्यक्ति किससे बनता है, समाज किससे बनता है, व्यक्ति से, और व्यक्ति किससे बना है, समाज से। ये एक दूसरे के मतलब कि बहुत आपस में घनिष्ठ संबंध है। एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिक विकास भी आवश्यक है, और सामाजिक विकास भी। मतलब कि अगर समाज में कोई व्यक्ति ही नहीं है तो समाज किससे बनता है, व्यक्ति से बनता है, और व्यक्ति किससे बना है, समाज से बनता है। दोनों एक दूसरे के पूरक कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के बिना किसी भी की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है। अब शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी वरन एक दूसरे के पूरक है। मतलब शिक्षा और व्यक्ति एक दूसरे के विरोधी भी है, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक है। मतलब अगर शिक्षा से हम मतलब कि कोई मतलब शिक्षा में किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पूरा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। शिक्षा हर चीज को डेवलप करती है। ठीक है। तो सिर्फ हम व्यक्तिगत उद्देश्य को तो नहीं मानेंगे ना, इसीलिए ये कहा गया है। और लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर हम शिक्षा से अपने पर्सनैलिटी का विकास कर रहे हैं तो ये भी तो जरूरी ही है ना। तो रॉस का कथन है कि व्यक्तित्व का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है जहाँ सामान्य रुचियों और सामान्य क्रियाओं से उनका पोषण होता है। ठीक है। ये कहना है कि व्यक्ति का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है, और जहाँ पर सामान्य रुचियों और सामान्य क्रियाओं से उनका पोषण होता है। और ये है कि इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यक्ति के लिए इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यक्ति के लिए समाज और समाज के लिए व्यक्ति आवश्यक है। व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, और समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। हमें समाज के स्वरूप के दर्शन व्यक्तियों के रूप में होते हैं, और सामाजिक विरासत के कारण ही व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है। विकास हमें समाज के स्वरूप के दर्शन व्यक्ति के रूप में ही होते हैं, और सामाजिक विरासत के कारण ही व्यक्ति का विकास संभव हो पाता है। इन दोनों उद्देश्यों के समन्वय के आधार पर ही शिक्षा का स्वरूप निर्मित किया जाना चाहिए, अर्थात ऐसी व्यवस्था की स्थापना में सहायक हो जिसमें ना तो समाज व्यक्ति को अपना दास बना सके, और ना ही व्यक्ति ही सामाजिक नियमों की अवहेलना कर सके। मतलब इस तरह का हमको नियम कानून बनाना चाहिए जिससे कि ना तो व्यक्ति समाज की अवहेलना कर सके, और इन दोनों उद्देश्यों के समन्वय के आधार पर ही शिक्षा का स्वरूप निर्मित किया गया है। मतलब कि इन दोनों को का तालमेल बैठाने के लिए ही शिक्षा का स्वरूप एक सही स्वरूप निर्मित किया जाना चाहिए, अर्थात ऐसी व्यवस्था की स्थापना में सहायक हो जिसमें ना तो समाज व्यक्ति को अपना दास बना सके, ना तो समाज जो है कि व्यक्ति को अपना दास बना सके, और ना ही व्यक्ति ही सामाजिक नियमों की अवहेलना कर सके। अगर समाज व्यक्ति से बन रहा है तो वो व्यक्ति समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़े नहीं। कानून जो बना हुआ है जिस तरह का है वो उसी तरह का चलते रहना चाहिए, उसमें कोई हेर फेर नहीं करना चाहिए, और ना ही व्यक्ति ही सामाजिक नियमों की अवहेलना करे, और ना ही समाज व्यक्ति को अपना, और ना ही जो समाज जो है वो व्यक्ति को अपना दास बना ले, और ना ही व्यक्ति समाज की अवहेलना करे जो भी नियम कानून बने हुए हैं। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा,
आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। बस जो सकारात्मक पक्ष होते हैं और एक नकारात्मक पक्ष होते हैं, किसी भी चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है। यहाँ पर शिक्षा और समाज और व्यक्ति का ही उद्देश्य है, समाज के अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग, व्यक्तिगत उद्देश्य के अकॉर्डिंग। तो इस चीज में जो भी सकारात्मक पक्ष है, आप एग्जाम के टाइम में जो आपको सकारात्मक पक्ष अगर समझ में आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग नकारात्मक पक्ष लिख दीजिए, और अगर नकारात्मक पक्ष समझ में आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग सकारात्मक पक्ष लिख दीजिए। सारे पॉइंट को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, वैसे मैंने बहुत अच्छे से खोल करके समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है पढ़ने में मुझसे, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए बहुत सारा, ताकि हम भी अपने समाज का विकास कर सकें। हम दूसरे तक वीडियो पहुंचाइए, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और सही वीडियो उन तक पहुंचे। तो ये आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।